Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Dissolution of Partnership Firm. We will be discussing part A of the topic 2 now. In this topic we will discuss about accounting treatment on dissolution, various journal entries to be passed on dissolution and how to prepare the realization account. Accounting treatment on dissolution of partnership firm. When a partnership is dissolved, its assets are sold. The amount received from sale of assets is used first for paying the liabilities of the firm and secondly for paying the partners. Thus, the following accounts are prepared to close the books of the firm. First is realization account. Second account is a partner's loan account. Third accounts are partner capital accounts. And fourth is cash or bank account. First, realization account. So students, let us discuss about the realization account in this video. When the firm is dissolved, it becomes necessary to settle its liabilities and dispose of its assets. The residual, if any, is taken by the partners to their home. So students, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म का बिजनेस बंद हो गया, सभी पार्टनर्स के आपस में झगड़ा हो गया या सभी पार्टनर्स ने चाहे म्यूचुअली भी डिसाइड किया कि हमने फर्म को नहीं चलाना, सो जब फर्म बंद हो गई है, उसका बिजनेस बंद हो गया, तो क्या करना है, जितने भी देनदार हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज है, वो अपना पैसा तो मांगेंगे ही, सो उनका जो है अकाउंट हमें सेटल करना पड़ता है। अब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, राइट। सो पैसा लाने के लिए जो भी फर्म की जो एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है। फर्म की एसेट्स को बेच के जो है जो भी पैसा निकल के आता है उससे जो है लाइबिलिटीज पे कर दी जाती हैं, और अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स में आपस में बांट दिया जाता है। For this purpose, a separate account called realization account is opened. All the assets accounts excluding cash in hand, cash at bank and fictitious assets are closed and transferred at their book value, debiting realization account. अब ये सारा प्रोसीजर करने के लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जो कि एक सेपरेट अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, कैश इन हैंड को छोड़ के, कैश इन बैंक को छोड़ के, और कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L का डेबिट बैलेंस, हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी को छोड़ के, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं, जैसे हमारे पास फिक्स एसेट्स हो सकती हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, करंट एसेट्स हो सकते हैं, हमारे पास डेटर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और ये अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। और ये अकाउंट जब क्लोज होते हैं तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में इनको डेबिट कर देते हैं। सो आइडियली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और एसेट्स के अकाउंट जो हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। सिमिलरली ऑल द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड एट देयर बुक वैल्यू, क्रेडिटिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं जैसे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, कोई बैंक लोन है, लोन फ्रॉम ए रिलेटिव ऑफ ए पार्टनर। सो ये सारे के सारे अकाउंट जो हैं हम क्लोज कर देते हैं, इनको डेबिट कर दिया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड एंड अमाउंट पेड टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज इज डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब कोई भी अमाउंट जो कि हमें रियलाइज हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। सो दैट मीन्स कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। अब ये पूरी पूरी जो एक्सरसाइज है, जो रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन की एक्सरसाइज है, इसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो लगेंगे ही। जैसे अगर हमने एसेट्स बेचनी है, सपोज कर लो हमारे पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को बेचने के लिए जो है कोई ब्रोकर लगेगा जो उस बिल्डिंग को बेचेगा, तो उसको हमने कुछ कमीशन देनी है। कोई ऑक्शनर हो सकता है जो हमारे सारे के सारे एसेट्स को जो है रियलाइज करा दे, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस आ जाए। सो इनको हम रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये एक्सपेंसेस जो हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिए जाते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैश या बैंक अकाउंट जो है जिस भी मोड से हमने पे किया वो क्रेडिट हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट।
Excess of credit over debit is the profit on realization and is credited to the partner's capital account in their profit sharing ratio and vice versa. अब रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट में जो भी अगर हम देखेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का जो है हम टोटल लगाएंगे. अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो इसका मतलब ये है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया है. और जो भी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है ये सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है उनमें बांट दिया जाता है मतलब उनको क्रेडिट किया जाता है. अब इसी तरीके से अगर ये उल्टा केस हो जाए, उल्टा केस क्या है कि अगर मेरी डेबिट साइड बड़ी है रियलाइजेशन अकाउंट की और मेरी क्रेडिट साइड छोटी है तो इसका क्या मतलब है कि रियलाइजेशन के ऊपर लॉस हो गया है और लॉस जो है सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसका क्या मतलब है कि सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स जो नोट कर लीजिए. इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज नॉट गिवन इट मींस इट्स रियलाइज्ड वैल्यू इज जीरो. अब हो सकता है कि मेरे पास 10 एसेट दिखा रखे हैं बैलेंस शीट में और वो मैंने उठा के ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में. अब आपके पास क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें केवल नो एसेट्स के बारे में तो बता रखा है कि ये एसेट्स का इतना इतना रियलाइज्ड वैल्यू है, इतना इतना पैसा आया, लेकिन एक पर्टिकुलर एसेट है उसके बारे में जो है कुछ नहीं दे रखा कि उसकी रियलाइज्ड वैल्यू क्या है. हमने ये एज्यूम करना है कि अगर किसी एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो उसको बेच के हमें कोई पैसा नहीं मिला, मतलब उसका कोई खरीदार नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सेटलमेंट वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड इट मीन्स इट इज पेड एट बुक वैल्यू. अब उल्टी पोजीशन है. अब क्या है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए 5 लायबिलिटीज हैं, उन 5 लायबिलिटीज में से 4 लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है हमारे को और उन 4 लायबिलिटीज को हमने पे ऑफ कर दिया. अब 5वीं लायबिलिटी है, सपोज कर लीजिए बैंक लोन है जो कि 50,000 रुपए का है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, राइट. अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी दे रखी है तो लायबिलिटीज तो सभी पे ही करनी है ना. कोई आदमी ऐसे थोड़ा ना कि जो अब लायबिलिटी के पैसे नहीं मांगेगा. अगर स्पेसिफाई कर रखा है कि किसी क्रेडिटर ने कोई डिस्काउंट दे दिया या कोई आदमी नहीं पैसा मांग रहा तो ठीक है. अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ एक लायबिलिटी के सेटलमेंट के ऊपर तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं या ये रूल मान लीजिए कि वो जो भी बुक वैल्यू उसकी थी हम उसके ऊपर जो है उसको एज्यूम कर लेंगे कि उसी वैल्यू के ऊपर हमने उसको पे किया है. ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी डिसोल्यूशन होता है उस समय हम क्या करते हैं कि हम सारे के सारे अकाउंट्स को जो है हम क्लोज करना होता है हमने. दैट मीन्स क्या है कि जितने भी एसेट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको हम ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में. आइए हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम ए बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम पूरी बैलेंस शीट को देखें तो उसमें कौन कौन से अकाउंट जो है कहां कहां जाएंगे. कुछ अकाउंट्स की तो हमने बात कर ली जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, बाकी अकाउंट्स का क्या होता है. तो आइए एक पूरा 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं पूरी बैलेंस शीट का कि उसके सारे जो भी अकाउंट्स हैं वो कहां कहां पे हम ट्रांसफर करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. अगर हमें बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है या हमारे को जो है करंट अकाउंट दे रखे हैं पार्टनर्स के, तो ये कहां जाएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रहेंगे. करंट अकाउंट के कोई भी बैलेंसेज है तो हम उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. जर्नल रिजर्व दिया रखा है या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, ये जो है हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. अब सपोज कर लीजिए हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो है इसका जो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें क्वेश्चन के बीच में. अगर तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द क्लेम, ये जनरल रिजर्व की तरह या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह किसी भी फ्री रिजर्व की तरह जो है सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और अगर हमें क्लेम दे रखा है तो हमें देखना पड़ता है कि क्लेम का जो अमाउंट है उसको हमें कंपेयर करना पड़ता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है. इसमें कई सिनेरियोज हो सकते हैं और ये सारे के सारे सिनेरियोज जो हैं हमने सेपरेटली कवर किए हैं जिसमें हमने डिटेल में समझाया है. इसको जो है हम सेपरेटली कवर करेंगे ईच सिनेरियो को. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर हमें दे रखा है एक इसमें रूल होता है जब भी रेजोल्यूशन में कि अगर कोई भी एसेट है उससे रिलेटेड हमारे को कोई रिजर्व दिया हुआ है तो अगर एसेट ट्रांसफर हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट में तो उसका
कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व भी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट समझिए कि मान लीजिए हमें डेटर्स दे रखे हैं और प्रोविजन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है। सो हम डेटर्स ट्रांसफर करेंगे तो साथ के साथ ही रिजर्व या जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये आउटसाइड लायबिलिटीज है और हमने डिस्कस किया कि आउटसाइड लायबिलिटीज जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट आइटम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब जो पार्टनर्स के जो लोन अकाउंट है इसको जो है हम सेपरेट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसके बाद हमें एक पोजीशन देखनी पड़ती है कि पार्टनर्स के कैपिटल का अल्टीमेटली बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, और उसके हिसाब से जो है इसका ट्रीटमेंट होता है। इसे भी हमने डिटेल में आगे डिस्कस किया हुआ इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। पार्टनर्स के रिलेटिव का लोन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स ये एक डिफरेंस समझ लीजिए और ये काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में। जैसे पार्टनर का लोन अकाउंट और पार्टनर के रिलेटिव का लोन अकाउंट। रिलेटिव उसकी वाइफ हो सकती है, उसका ब्रदर हो सकता है, उसका स्पाउस हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके कोई भी क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं। सो जब भी पार्टनर के रिलेटिव के नाम से आपको कोई लोन दिखे तो वो भी एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ही है। उसे भी हमें जैसे हमने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ट्रीट किया है उसी तरीके से कि पार्टनर के रिलेटिव के लोन अकाउंट को भी हमने ट्रीट करना है और उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर हमें बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो ये भी जो है एक आउटसाइड लायबिलिटी है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविडेंट फंड या पेंशन पेबल। अगर हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है प्रोविडेंट फंड पेबल या पेंशन पेबल, स्टूडेंट्स ये जो प्रोविडेंट फंड पेबल है और जो पेंशन पेबल है ये अमाउंट एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्ट होता है और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का भी होता है और ये सारा का सारा पैसा मिला के हमें गवर्नमेंट में जमा करा देना पड़ता है ताकि जब भी ये एम्प्लॉय छोड़ के जाए तो उसे वो पैसा मिल जाए। सो प्रोविडेंट फंड और पेंशन पेबल से रिलेटेड कोई भी अगर हमारे को लायबिलिटी दिख रखी है तो ये गवर्नमेंट को पे होनी है और ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है। सो इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमारे को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है बैलेंस शीट में सो इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बिकॉज ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। आइए स्टूडेंट्स अब हम एसेट साइड पे चलते हैं। अगर हमारे को गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में सो गुडविल लाइक एनी अदर एसेट इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहां आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप के जितने भी बाकी चैप्टर थे जैसे एडमिशन था, रिटायरमेंट था, डेथ ऑफ ए पार्टनर था या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सो वहां पे गुडविल का जो है हम अलग ट्रीटमेंट करते थे। हम पार्टनर्स के अगर कोई पुरानी गुडविल दे रखी है हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है डेबिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जो है बैलेंस शीट में क्योंकि बिजनेस क्लोज ही हो रहा है और अल्टीमेटली रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी पार्टनर्स को जाना है। सो अगर गुडविल खरीदने के लिए हमें कोई मिल गया तो ठीक है, वो उसका जो है पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा, इसीलिए जो है हम गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स फिक्स एसेट है, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी अगेन एक फिक्स एसेट है, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैश एंड बैंक। सो कैश एंड बैंक जो है इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसे हम एक सेपरेट अकाउंट इसका मेंटेन कर लेंगे। स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस ये करंट एसेट्स हैं, इन्हें भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डेटर्स अकाउंट इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इसके अगेंस्ट में अगर मान लो हमारे को कोई भी प्रोविजन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हमें दिख रखा है तो उसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स अगेन एसेट्स हैं, इसे भी जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होती हैं, ये हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरीके से हमारे को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखता है बैलेंस शीट के बीच में सो उसे भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी हम एसेट्स हमें दिखाई दे रही है उन एसेट्स को जो भी ब्लू कलर में है उनको जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। इसी तरीके से जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। किसी भी एसेट के अगेंस्ट में हमारे को उसके अगेंस्ट में रिजर्व दिख रहा है तो वो भी हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में।
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या उनका करंट अकाउंट वो ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और अगर कुछ रिजर्व्स हैं या फिक्टिशियस एसेट्स हैं या P&L का डेबिट बैलेंस है, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ये ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर के लोन अकाउंट है उसको हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, और कैश एंड बैंक अकाउंट का भी हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है उसके ट्रीटमेंट के कई सिनेरियोज हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि किस सिनेरियो में फॉल करता है, क्या कोई क्लेम है या नहीं है, और अगर वो क्लेम है तो वो रिजर्व के अमाउंट से बड़ा है या कम है, तो उसी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ अकाउंट्स के समय हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेबल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम एसेट्स को जो है हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, सो हमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना है, और जितने भी एसेट्स हैं इंडिविजुअली, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, स्टॉक हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सो एक एक करके उनके अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। सो एसेट्स का नेचुरल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, सो एसेट्स को अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और उनका जो है बैलेंस जो है हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब हमने क्या करना है, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है इनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो लाइबिलिटीज का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हमने उनका अकाउंट क्लोज करना है, तो हमने जो भी लाइबिलिटी अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे इंडिविजुअली, और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस ट्रांजेक्शन की नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड है फॉर सेल ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड ऑन कैश। अगर हम कोई भी एसेट बेच रहे हैं, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड थी या हमने उसको पहले से राइट ऑफ कर दिया था और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट नहीं है, चाहे रिकॉर्डेड एसेट है चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर हम उसको बेच रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास पैसा आएगा, सो इसके लिए हम जो है कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे इसकी, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। फोर्थ ट्रांजैक्शन फॉर एसेट्स रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड टेकन ओवर ए पार्टनर। अब ये भी हो सकता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई भी एसेट जो है कोई पार्टनर बोले कि ये मैं लेके जा रहा हूं। सपोज कर लीजिए पार्टनर जो है ये बोलता है कि स्टॉक मैं घर लेके जा रहा हूं, ये मैं बेच लूंगा, या मैं अपना सेपरेटली धंधा कर रहा हूं तो ये स्टॉक मुझे दे दो, मैं इसका जो है अपना ट्रेडिंग करता रहूंगा, मैं अपनी एक सोल प्रोप्राइटर फर्म खोल दूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। सो ये या ये जो स्टॉक है ये मैं अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर लूंगा। सो हमने क्या करना है कि जब भी कोई भी एसेट, चाहे वो एसेट रिकॉर्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अनरिकॉर्डेड है, पहले से राइट ऑफ हो चुकी है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी जीरो वैल्यू है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेस्पेक्टिव पार्टनर, जो भी पार्टनर ये एसेट लेके जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को जो है हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देंगे, और उसकी ट्रांजैक्शन के नरेशन रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। फिफ्थ ट्रांजैक्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड इन कैश। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है कि हम लायबिलिटीज को सेटल कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है चाहे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। सो कई बार क्या होता है कि जब बिजनेस बंद हो रहा है तो कई लोग उठ के आ जाते हैं कि हाँ हमारी लायबिलिटी थी, मे भी कोई लीगल क्लेम हो सकता है, वो हमारे अगेंस्ट में सेटलमेंट हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति उठ के आ सकता है कि हाँ मेरी जो है मैंने कुछ सामान दिया था, मेरे मेरे पैसे निकलते हैं, या कुछ भी इस तरीके से कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है जिसको हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलेंगे। सो चाहे तो वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका बुक्स में बैलेंस आ रहा है, चाहे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अगर हम उसको कैश में सेटल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, कैश बुक्स ऑफ अकाउंट से जा रहा है, सो इसका मतलब कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन कैश। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन फॉर लायबिलिटीज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। अब पार्टनर ये बोल रहा है कि ये जो लायबिलिटी है ये मैं सेटल कर दूंगा, ये जो है कैश में सेटल करने की जरूरत नहीं है। सो पार्टनर ये लायबिलिटी उठा के ले गया और पार्टनर जो है अपने पैसों से जो है इसको सेटल कर देगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पार्टनर सेटल कर रहा है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, जो भी पार्टनर ले गया है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर।
7 ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ एसेट ऑफ इक्वलेंट अमाउंट। अब क्या है कि हमारे पास एक लायबिलिटी पड़ी हुई है और लायबिलिटी जो है हाइपोथेटिकली मैं उसका एक अमाउंट डाल रहा हूँ, 25,000 रुपये की है। लायबिलिटी 25,000 रुपये की है, तो वो क्रेडिटर आया, वो बोला कि ऐसा करो कि मेरी 25,000 रुपये की लायबिलिटी है और ये मेरे को 25,000 रुपये का जो है स्टॉक दे दो। सो मेरा अकाउंट जो है सेटल हो गया। सो जब भी हम किसी लायबिलिटी को सेटल कर रहे हैं फॉर एन एसेट ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट, उस बराबर अमाउंट के एसेट से, तो हम कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो ये रूल है कि सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ एसेट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, there will be no entry passed in the books of accounts. 8th transaction, for settlement of liability in exchange of assets where liability is greater than asset and balance settled in cash. अब क्या हुआ कि सेम ही सिचुएशन है, एक लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी जो है हम सेटल कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, बट एसेट की वैल्यू जो है वो लाइबिलिटी से कम है। सो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने 7 ट्रांजेक्शन में लिया था कि एक क्रेडिटर है जिसको हमने 25,000 रुपये पे करने हैं, 25,000 रुपीज, और वो कहता है कि ओके आपके स्टॉक की क्या वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू हुई 20,000 रुपये। सो वो कहता है ठीक है, मुझे ऐसा करो कि 20,000 रुपये का जो है आप हमारे को स्टॉक दे दो और बैलेंस जितना भी बचा हुआ है वो मुझे आप कैश दे दो। आप इस ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं कि जहां पे 20,000 के एसेट से 20,000 की लायबिलिटी नॉक ऑफ हो रही है, तो उसकी नो एंट्री हो जाएगी, लेकिन जो बाकी लायबिलिटी हम सेटल कर रहे हैं बैलेंस अमाउंट से, जो कि इस केस में, इस एग्जांपल में 5,000 रुपये है, केवल उतने अमाउंट की ही एंट्री होगी, टोटल लायबिलिटी की एंट्री नहीं होगी। सो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी इन कैश। स्टूडेंट्स 9 ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी, बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। अब क्या सेम सिचुएशन है कि एक लायबिलिटी को एक एसेट्स के साथ जो है हम एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एसेट की वैल्यू जो है वो लायबिलिटी से ज्यादा है। सो एसेट की वैल्यू अगर लायबिलिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, इस केस में जो है बैलेंस जो है वो कैश में आ जाएगा। सो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा क्रेडिटर जो है वो 25,000 रुपये का था, लेकिन उसको जो है हम एक फर्नीचर दे रहे हैं जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये का जो फर्नीचर है वो 25,000 के अगेंस्ट में तो सेटअप नहीं होगा, तो फर्म के पार्टनर्स क्या बोलेंगे क्रेडिटर को कि भाई आप जो 5,000 रुपये हैं आपको वो देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी 25,000 की एसेट हम आपको 30,000 रुपये की दे रहे हैं, तो ऐसा करो 5,000 रुपये जो है हमारे को कैश में दे दो। सो इस केस में जो भी पोर्शन केवल कैश में आया है, केवल उसी की रिकॉर्डिंग करते हैं हम। सो जो हमारे पास कैश आया 5,000 रुपये, सो कैश या बैंक जिस भी मोड से आया हम उसको डेबिट कर देंगे और हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट। ट्रांजेक्शन नंबर 10, क्लोजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट मींस प्रॉफिट। अब हमने क्या किया कि सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, सारी जो है लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, उसके बाद एसेट्स को बेच के पैसा आ गया, लायबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करके हमने पैसा पे कर दिया और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह हमने पे कर दिए। ये सब पे करने के बाद जो है हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन ये हो सकती है कि मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, दैट मीन्स प्रॉफिट है, या रिवर्स सिचुएशन हो सकती है जिसमें मेरी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है और मेरे पास लॉस हो गया, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है। सो जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो अल्टीमेटली जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हम 10th जो ट्रांजेक्शन है वो उसमें ये सिचुएशन है कि हमारा जो है क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, सो प्रॉफिट आया। सो प्रॉफिट आया तो उसके हमने क्या करना है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम उसके नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 11th ट्रांजेक्शन, क्लोजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, दैट मीन्स लॉस। अब रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने बनाया और उसके बीच में जो है लॉस आ गया ऑन रियलाइजेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी लॉस का अमाउंट है, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स आइए जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। If realization of any tangible or intangible asset is not mentioned in the question, its realizable value is deemed as nil। अगर कोई भी एसेट हमने बेची है और उसकी जो है हमने रियलाइज्ड वैल्यू जो है हमारे को क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो मानेंगे कि उस एसेट का वैल्यू 0 थी और जो है उसका कोई भी पैसा जो है हमें नहीं मिल सकता, वर्थलेस एसेट है वो। If settlement value of any liability is not mentioned in the question, it is deemed to be settled at book value। अगर क्वेश्चन में जो है हमें ये दे रखा है कि कोई लाइबिलिटी है लेकिन उसकी सेटलमेंट वैल्यू किस वैल्यू पे सेटल की है वो हमें मेंशन नहीं की गई है, सो लाइबिलिटीज तो सारी पे ऑफ करनी पड़ती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो पैसा नहीं मांगेगा। सो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू है उसी बुक वैल्यू पे ही हमने उसको सेटल कर दिया, उसको पे कर दिया है। Third, any provision fund against the asset is also transferred to realization account. For example, provision for depreciation, bad debts, discount on debtors और investment fluctuation fund. So अगर हमारे को किसी भी एसेट के अगेंस्ट में हमारे को कोई प्रोविजन दिख रहा है, कोई भी फंड दिख रहा है, तो वो भी साथ के साथ ही रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एसेट के साथ। ये बात भी हमने पहले डिस्कस करी है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं, रिआइट्रेट कर रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, अगर मेरे को एसेट एक तरफ दिख रही है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होगा रिलेशन अकाउंट में। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है तो डेटर्स के साथ वो भी ट्रांसफर होगा। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है तो वो भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है हमारे को तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। स्टूडेंट्स अभी हमने ये डिस्कशन कर लिया कि डिसोल्यूशन पे जो है हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इन जर्नल एंट्रीज से हम जब रियलाइजेशन का जो लेजर बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो सबसे पहले जो है हम एसेट्स को जो हम ट्रांसफर करते हैं, हम सारे एसेट्स को हम क्लोज कर देते हैं, तो हम एसेट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम देखेंगे ऑल एसेट्स एट देयर बुक वैल्यू, और इसके बीच में हमने डिस्कस किया था कि कैश और बैंक जो है वो नहीं आते, कैश और बैंक के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। टू कैश एंड बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज को तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को जो है हम डेबिट कर देते हैं और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई भी लायबिलिटी जो है पार्टनर ले लेते हैं तो हमने डिस्कस किया हुआ कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। टू कैश और बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, इसी तरीके से अगर हम कोई भी रियलाइजेशन के ऊपर एक्सपेंस करते हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को जो है हम डेबिट कर देते हैं और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। इसी तरीके से अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है कोई अगर पार्टनर पे कर देता है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम देखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर हमें रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को जो है क्लोज करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्रेडिट साइड पे हम क्या क्या मिलेगा हमारे को। बाय ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट, जब हम बैलेंस शीट को क्लोज कर रहे हैं, सभी अकाउंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, तो हम सभी लायबिलिटीज को जो है हम डेबिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या दिखेगा, बाय आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट, और इसे हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। बाय कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जब भी हम एसेट्स को बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है सो हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और जितना भी रियलाइज्ड वैल्यू है, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है, उससे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसी तरीके से एसेट जो है वो अब कैश में नहीं बिकी लेकिन किसी पार्टनर ने एग्री कर लिया कि मैं इस एसेट को ले लेता हूं, टेक ओवर कर लेता हूं, तो हम क्या करते हैं, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को
क्रेडिट कर देते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफरिंग द लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो इसी तरीके से अगर हमारे को लॉस ऑन रियलाइजेशन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों तरफ टोटल। क्वेश्चन नंबर 5, Ishan and Anish were partners in a firm on 31st March 2022. Their balance sheet was as follows. On the liability side, we have creditors 55,000, outstanding expenses 5,000, Ishan's capital 50,000, Anish capital 30,000. Total of liabilities is 1,40,000 rupees. On the asset side, we have plant and machinery 94,000 rupees, bank 22,000 rupees, debtors 24,000 rupees, stock 5,000 rupees, and total of assets is 1,40,000 rupees. On the above date, the firm was dissolved, the assets were realized and liabilities were settled as under plant and machinery rupees 90,000 and debtors realized rupees 22,000 rupees. Sundry creditors gave a discount of 10% for settlement of their dues. There was an old computer lying unused which was sold for rupees 2,000. There was a legal claim which was settled against firm's favor for rupees 3,500. Prepare the realization account. So students, एक फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर है, उनके नाम है ईशान और अनीश, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 को। क्रेडिटर्स हैं 55,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 रुपये, ईशान की कैपिटल है 50,000 और अनीश की कैपिटल है 30,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,40,000 है। एसेट साइड पे मूव करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है 94,000 रुपये की, बैंक का बैलेंस है 22,000 रुपये, डेटर्स अकाउंट है 24,000 रुपये और स्टॉक का बैलेंस है 5,000 रुपये। टोटल ऑफ एसेट्स है 1,40,000 रुपये। 31 मार्च 2022 को जो फर्म डिसॉल्व हो गई है और एसेट्स रियलाइज किए गए और लाइबिलिटीज को सेटल किया गया। प्लांट एंड मशीनरी जो है जिसकी वैल्यू 94,000 है उसको 90,000 रुपये रियलाइज कर लिया गया, बेच दिया गया। डेटर्स जो है 24,000 रुपये के थे, उसके अगेंस्ट में हमें 22,000 रुपये मिले हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया है 10% फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 55,000 रुपये के, 5,500 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर लाइंग अनयूज्ड विच वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 2,000। फर्म जब डिसॉल्व हो रही थी, बिजनेस बंद हो रहा था, तो उसी समय जो है एक ओल्ड कंप्यूटर मिल गया और वो ओल्ड कंप्यूटर जब बेचा गया कबाड़ी को तो हमें 2,000 रुपये उसके मिल गए। इसी तरीके से एक लीगल क्लेम आ गया जो कि सेटल किया गया फर्म के फेवर में 3,500 रुपये के। हमें ये जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सो आइए स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑन डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एसेट्स को ट्रांसफर करना है। प्लांट एंड मशीनरी 94,000 रुपीज, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। सेकेंड आइटम है बैंक अकाउंट, ये सेपरेट अकाउंट में जाता है। डेटर्स 24,000 रुपीज के हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट 24,000 रुपीज। थर्ड आइटम है स्टॉक 5,000 रुपीज, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू स्टॉक अकाउंट। अब एसेट साइड पे और कुछ नहीं बचा हुआ है। आइए जो है लाइबिलिटी साइड पे मूव करते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज देखते हैं। क्रेडिटर्स 55,000 रुपये, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 55,000 रुपीज। सेकेंड आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज, इसे भी हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इसके अलावा जो है हमारे पास सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो और कोई लाइबिलिटी नहीं है। सो रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमने बना लिया जिसके बीच में हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया। आइए जब हम एसेट्स के डिस्पोजल से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। सो फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 90,000 रुपीज और डेटर्स के हमें रियलाइज हो गया अमाउंट 22,000 रुपीज। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000 रुपये से और 22,000 रुपये से। आइए एक एक करके जो है इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय बैंक अकाउंट फॉर प्लांट और मशीनरी के सेल से हमारे को आया 90,000 रुपये। इसी तरीके से बाय बैंक अकाउंट जो कि डेटर्स से हमने रियलाइज किया अमाउंट 22,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स गेव ए डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया और उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया। सो 55,000 रुपये उनकी वैल्यू थी जिसमें से 5,500 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दे दिया और इसके लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सो आइए इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 55,000 रुपीज माइनस 5,500 रुपीज 49,500 रुपीज।
थर्ड आइटम देखते हैं, देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर लाइंग अनयूज्ड विच वॉज सोल्ड फॉर 2000 रुपीज। स्टूडेंट्स ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हमारे को ओल्ड कंप्यूटर दिख रहा है, हमें कहीं नहीं दिख रहा ओल्ड कंप्यूटर। सो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है और अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच के हमें 2000 रुपये जो है हमें रियलाइज हो गए। सो चाहे रिकॉर्डेड एसेट है चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसका ट्रीटमेंट एक ही है। हमारे पास पैसा आ गया 2000 रुपये। सो हम क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ओल्ड कंप्यूटर से हमें पैसा आया 2000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, देयर वॉज ए लीगल क्लेम विच वॉज सेटल्ड अगेंस्ट फर्म्स फेवर फॉर ₹3,500 रुपीज। अब क्या हुआ, एक लीगल क्लेम जो है वो अराइज हो गया और वो 3,500 रुपये में हमारे को सेटल करना पड़ा। आइए लायबिलिटी साइड में देखते हैं, क्या कोई लीगल क्लेम की कोई लायबिलिटी है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो लीगल क्लेम की तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये क्या है, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 3,500 रुपए की। तो चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी है चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पे तो हमने करनी है सारी लायबिलिटीज। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैसा हमारे फॉर्म से चला जाएगा। सो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो आइए जो है इसको नोट कर लेते हैं डेबिट साइड पे, टू बैंक अकाउंट लीगल क्लेम 3,500 रुपीज। अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि क्या हमने सारी की सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी हैं। हमने क्रेडिटर्स अकाउंट पे कर दिए, रिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी वो भी पे कर दिया। क्या हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो पे ही नहीं किया। सो इसका ये जो कॉन्सेप्ट हमने बार बार रिपीट करवा रहे थे, आपको जो है याद करा रहे थे कि अगर कोई भी लायबिलिटी है जिसकी सेटलमेंट वैल्यू हमारे को नहीं दे रखी है, हमने क्या एज्यूम करना है कि वो उतनी वैल्यू पे ही हमने पे किया है। सो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 5,000 रुपए के और अगर हमारे को इसकी सेटलमेंट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो हमने क्या एज्यूम करना है कि ये बुक वैल्यू जो कि उसकी 5,000 रुपए है उसी पे ये सेटल हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि क्या हमने सारी एसेट्स के डिस्पोज ऑफ कर लिया, उसकी जो है रियलाइज वैल्यू हमारे पास आ गई। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी की आ गई है, डेटर्स की आ गई है, लेकिन स्टॉक की तो आई नहीं है हमारे पास। स्टॉक की रियलाइज वैल्यू जो है कहीं क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी कि स्टॉक को जो बेच के हमें क्या पैसा मिला है। सो इसका क्या मतलब है, स्टॉक की जो है रियलाइज्ड वैल्यू जो है वो नील है, स्टॉक जो है वर्थलेस है, उसका जो है हमें कुछ पैसा जो है रियलाइज होकर नहीं मिला है। सो इसके रियलाइजेशन के लिए हम ऑटोमेटिकली एज्यूम नहीं कर लेंगे कि ये 5,000 का बिका। सो इसका क्या मतलब है, इसके एजम्पशन ये है कि अगर कोई भी एसेट है और उसकी जो है रियलाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, सो हमने एज्यूम करना है कि इसकी रियलाइज्ड वैल्यू 0 है। सो ये क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। सो आइए जो है टोटल लगा देते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का। सो डेबिट साइड पहले बड़ी दिख रही है हमारे को, सो उसका टोटल आया 1,81,000 रुपये, 1,81,000 रुपीज। इसी को हमने नोट कर लिया क्रेडिट साइड पे और इसमें से जो है हमने क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स माइनस करी तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई 7,000 रुपीज, जो कि लॉस ऑन रियलाइजेशन है। और ये 7,000 रुपीज जो है ये पार्टनर्स के जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। सो ईशांस कैपिटल अकाउंट 3,500 एंड अनीश कैपिटल अकाउंट 3,500 इक्वली बांट दिया, क्योंकि हमारे को जो है क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी मेंशन नहीं है। सो ये एजम्पशन ली जाएगी कि उन दोनों की, ईशान और अनीश की जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बराबर है। सो 7,000 का लॉस इक्वली जो है इन दोनों में डिवाइड हो गया, 3,500 रुपए और 3,500 रुपए। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.